वेलकम टू माय चैनल दी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना। साल की शुरुआत हो रही है। इस साल बहुत बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं। सभी जो बड़े ग्रह हैं उनके जो ट्रांजिट हैं ये लगभग साल की शुरुआत के 5 महीनों में ही आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े ट्रांजिट हैं। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है बहुत लोगों के लिए। और अच्छी बात यह है कि शनिदेव अपने न्यूट्रल साइन मीन राशि में होंगे, जहाँ पे बृहस्पति देव की राशि में वो अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि अपनी राशि से, कुंभ राशि से, मूल त्रिकोण राशि से ये दूसरे भाव में होंगे, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अब ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा साइड रखती हूँ, क्योंकि अगर आपको देखना है कि कोई प्लैनेट किन राशियों में फ्रेंडली होता है, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि से दूसरे, चौथे, पंचम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, साथ में 11वें और 12वें भाव में जब होते हैं, तो ये नहीं 11वें भाव में नहीं, लेकिन 12वें भाव में, तो ये उन सब मूल त्रिकोण राशि से, तो इनकी मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की कौन सी हुई, यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि हो गई उनकी कुंभ राशि। तो यहाँ से ये दूसरी राशि यहाँ से जो आती है वो मीन राशि आती है। फिर इसी तरीके चौथे भाव में जो यहाँ पे राशि आती है वो आती है वृषभ राशि। फिर जो पंचम भाव में आती है वो आती है मिथुन राशि। फिर उसके बाद जो अष्टम भाव में जो राशि आती है वो यहाँ पर आती है कन्या राशि। फिर फिर उसके बाद ही अगर हम ध्यान देंगे तो नवम भाव में जो राशि आती है वो आती है यहाँ तुला राशि। और इसी तरीके से 12वें भाव में जो आती है वो आती है मकर राशि। तो इन सभी में इनका अच्छा प्रभाव है। तो अब शुरुआत करते हैं सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना। जनवरी के माह में अगर आप देखेंगे तो सूर्य देव पहले आपके धनु राशि में रहेंगे, जो लग्न के स्वामी हैं। फिर 14 जनवरी को मकर राशि में चले जाएंगे। अब धनु राशि जो आती है वो आपके पंचम भाव में आती है, और मकर राशि आपके छठे भाव में आती है। यहाँ पे जब तक कि ये पंचम भाव में रहेंगे धनु राशि में 14 जनवरी तक, तो यहाँ पर बुध देव भी रहेंगे। बुध देव अब आपके 11वें भाव के और दूसरे भाव के मालिक है, जो कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं, धन के लिए बताते हैं। तो ये पंचम भाव में रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव आपको इस तरह से मिलेगा कि आपके बहुत सारे जो खासकर बच्चों से जुड़े हुए, विद्या से जुड़े हुए, आपके ज्ञान से, क्रिएटिविटी, धन से कुछ आप अपने जीवन में एक पद प्राप्ति चाहते थे, एक पोजीशन चाहते थे, कोई भी, जैसे खासकर जो लोग गवर्नमेंट पोजीशन की बात करते हैं, टीचिंग में बात करते हैं, उनको धन के लिए कोई रास्ते खोल लेते हैं अगर, या फिर वो चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, प्रोजनी के लिए, या फिर लव रिलेशनशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे अपने खुद के स्किल, क्रिएटिविटी से। ये सभी चीज़ें इस समय में आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से होंगी। कोई अगर अभी भी चाइल्डहुड डेज़ में है, बच्चा है जो पढ़ रहा है, अपने बैचलर्स की एजुकेशन कर रहा है, कुछ क्रिएटिवली कुछ कर रहा है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद जब यही सूर्यदेव आपके 14 जनवरी से मकर राशि में चले जाएँगे, मतलब छठे भाव में, तो लग्न का स्वामी छठे भाव में गया है, तो कहीं न कहीं हेल्थ इश्यू देगा। अब क्योंकि और ख़ासकर मैंने जो अभी एक बात बोली थी कि जब भी आपको देखना है मूल त्रिकोण राशि से कहाँ जा रहे हैं, अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सूर्य देव के लिए भी छठे भाव में जाना जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि से, कहीं न कहीं परस्पर ये शत्रुगत है, तो ये आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे 14 जनवरी से मकर राशि में जब आपके लग्न के स्वामी जाएँगे सूर्यदेव, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पर बुध देव भी 24 जनवरी से आ जाएँगे मकर राशि में, तो ये भी आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा और धन का व्यय हो सकता है, किसी भी कारणवश हो सकता है। आपके हेल्थ इश्यू पे कुछ खर्चे हुए, या फिर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गया, पैसा फँस गया किसी वजह से, किसी कारण के वश। इसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो मंगल देव जो हैं, मंगल देव कर्क राशि में ही रहेंगे और वक्र ही रहेंगे। कर्क राशि आपके 12वें भाव में आती है। फिर 21 जनवरी से वो मिथुन राशि में अपनी शत्रु राशि में चले जाएँगे, जो आपके 11वें भाव में आती है। अब मंगल देव आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं और साथ ही में आपके चौथे भाव के मालिक बनते हैं। तो ये जब तक कि 12वें भाव में रहेंगे और वक्री रहेंगे, नीच के रहेंगे 21 जनवरी तक, तो ये आपका व्यय करवाएँगे, ट्रैवल्स होंगे, घर से दूर जाने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका मन डिस्टर्ब हो सकता है, फादर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आप हायर एजुकेशन के लिए या किसी पर्पज़ से आप घर से दूर जा सकते हैं, ट्रैवल होगा, खर्चा होगा, हेल्थ इश्यू पे भी खर्चे दिखते हैं इस माह में।
आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी ट्रैवल होना बहुत ही ज़्यादा दिखता है यहाँ पर, और घर से शिफ्ट होना इसके भी चांसेस दिखते हैं। किसी वजह से आप अगर हायर एजुकेशन की वजह से जा रहे हैं, लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या फिर उसके अलावा भी अगर आप कोई पिलग्रिमेज ट्रैवल करना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें इस समय में हो सकती है। लेकिन आपको अपनी मदर और फादर की भी हेल्थ को ध्यान देना पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, ये भी चीज़ें हैं। और अगर आप अभी स्कूल में ही हैं, तो चौथा भाव जो होता है वो स्कूल की एजुकेशन का भी होता है, तो वहाँ पे भी व्यय हो सकता है आपके। आप ढंग से कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो पूरा चार्ट जो ओवरऑल ट्रांज़िट हो रहे हैं, वो किस तरीके का प्रभाव दे रहे हैं, तो व्यय तो हो रहा है। आपकी एनर्जी का है, हेल्थ का है, ज्ञान का है, विद्या का है, पर व्यय है यहाँ पर इस समय में। आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। फिर मंगल देव 21 जनवरी को यहाँ पे मिथुन राशि 11वें भाव में चले जाएँगे। अब 11वें भाव में जाने से भले ही ये शत्रु राशि में, लेकिन 11वें भाव में अच्छा प्रभाव ही देंगे। नवम भाव के मालिक 11वें भाव में, चौथे भाव के मालिक 11वें भाव में, तो ये अच्छा प्रभाव देंगे। आपके जीवन में घर में बदलाव आ सकते हैं। आप घर बदल सकते हैं, इसके भी योग बनते हैं, घर में बदलाव आ सकते हैं। आप अपने माइंड को ट्रांसफ़ॉर्म करोगे, घर को ट्रांसफ़ॉर्म करोगे। आप नवम से ये तीसरे भाव में गए हैं, तो ये भी आपको दिखाएँगे कि आपके अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम करेंगे अपने जीवन में। तो ये परिश्रम का समय रहेगा, आगे बढ़ने के लिए परिश्रम का समय रहेगा 21 जनवरी से, और आप सफल होंगे इन सब चीज़ों में, इसका इंडिकेशन दिखता है। अब मंगल देव जब-जब ट्रांज़िट करेंगे, चाहे वो कर्क राशि में हों, चाहे वो नीच के हो रहे हों, वक्री हो रहे हों, या फिर अपने शत्रु राशि में जा रहे हों, वक्री रहें, तो भी इनकी जो एक दृष्टि है, चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, वो रहेगी। अब चौथी दृष्टि जब वो कर्क राशि में रहेंगे, तो कर्क राशि से उनकी चौथी दृष्टि जो जाएगी, वो जाएगी आपके तुला राशि में। अब तुला राशि ये आती है तीसरे भाव में। फिर उसके साथ-साथ अगर आप ध्यान देंगे, तो सप्तम भाव पे भी दृष्टि रहेगी, अष्टम दृष्टि रहेगी, और एक छठे भाव पे भी दृष्टि रहेगी। अब छठे भाव पे आपके मकर राशि आती है। मकर राशि में यहाँ पर आपको शुक्र देव दिखेंगे, और शुक्र देव कहीं न कहीं, क्योंकि उम, मकर राशि से कुंभ राशि में जा चुके होंगे, तो जनवरी में आपको प्रभाव थोड़ा-सा कम दिखेगा, लेकिन मकर राशि में फिर भी आने वाले समय में आपको सूर्य देव भी कुछ समय के लिए वहाँ पे प्रभावित होंगे मंगल देव से, तो वो एक दूसरे से शत्रु नहीं होते हैं, तो कहीं न कहीं अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन हेल्थ इश्यू पे ध्यान देना रहेगा। लेकिन जब ये मिथुन राशि में मंगल देव जाएँगे, तो अष्टम दृष्टि से सूर्य देव और बुध देव को, दोनों को एक साथ देखेंगे छठे भाव में रहते हुए, तो वहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसी तरीके से जब ये कर्क राशि में रहेंगे, तो ये अष्टम दृष्टि से आप कुंभ राशि को देखेंगे, जहाँ पर शनि देव और साथ में शुक्र देव होंगे। अब शनि देव आपके छठे और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके हो सकता है व्यापार में वृद्धि कर रहे हों, आपके डेली रूटीन लाइफ़ में वृद्धि कर रहे हों। अगर कोई मतभेद थे आपके और स्पाउस के बीच में, वहाँ पे वृद्धि करेंगे, और क्योंकि शुक्र देव हैं, शुक्र देव आपके दसम भाव के मालिक हैं, और साथ में आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। तो आप हो सकता है अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से अपने व्यापार को बढ़ाना, अपने डेली लाइफ़ में अगर आप कुछ और करते हैं, सर्विस में हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, तो उसमें वृद्धि करना, आपके कार्य क्षेत्र के साथ-साथ आपके जो भी अगर आपके स्पाउस है, उसके साथ अगर कुछ आपका ट्यूनिंग खराब हुआ था, तो उनके साथ थोड़ा-सा मतभेद जो थे, उनको सुलझाना, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि रहेगी शनि देव और शुक्र देव पे 21 जनवरी तक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि कहीं न कहीं ये आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। जैसे, क्योंकि मंगल देव और जो शनि देव हैं, वो शत्रु हैं, और साथ में कहीं न कहीं शुक्र देव के साथ भी उस तरह से उनकी नहीं बनती है, कहीं न कहीं ऑपोज़िट एनर्जीज़ हैं। तो ऑपोज़िट एनर्जीज़ के बीच में किसी वजह से वाद-विवाद हो सकता है। अगर आप जैसे आपके स्पाउस के साथ आपका वाद-विवाद हो सकता है, किसी कार्य को लेके, जीवन में आपका कोई भी कार्य है आप करते हैं, चाहे डेली रूटीन का काम है घर का, या फिर आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ काम है, जिसकी वजह से 2 एनर्जीज़ के बीच में, एक फीमेल एनर्जी और एक मेल एनर्जी के बीच में लड़ाई-झगड़ा होना, जिसकी वजह से फाइट्स हो रही हैं, एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है घर की, साथ में किसी को हेल्थ इश्यू हो रहा है, उस पे खर्चे हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें इस समय में दिख रही हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला, जब मंगल देव आपके मिथुन राशि में आ जाएँगे, तो वहाँ से भी वो मकर राशि को अष्टम दृष्टि से देखेंगे। तो जब मकर राशि को अष्टम दृष्टि से देखेंगे, उस वक़्त वहाँ पे सूर्य देव और साथ में बुध देव होंगे। तो यहाँ पर सूर्य देव के साथ तो इनका जो युति है वो सही है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से सूर्य देव को देखना इतना खराब असर नहीं करेगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक-दूसरे के मित्र हैं। लेकिन बुध देव के साथ
क्योंकि वो बुध देव की राशि में भी होंगे और अपनी उच्च राशि को, मकर राशि को देखेंगे, जहाँ पे बुध देव होंगे, तो कहीं न कहीं प्रभाव अच्छा होगा, उसका आउटकम रिज़ल्ट अच्छा होगा, लेकिन फिर भी एक जो परेशानी है उसके साथ ज़रूर देंगे। अब जो लोग सीए हैं, कोई मैथमेटिक्स का कोई काम करता है, कोई किसी लिटिगेशन में है, तो वहाँ पे वो आपके बोलने से, आपके एनालिटिकल स्किल से, उससे आपको विजय प्राप्त करवा सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जॉब का इंटरव्यू, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करेंगे? अगर आपका डेली लाइफ़ में आप किसी के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या किसी भी आस-पास के इंसान के साथ आप वाद-विवाद करते हैं घर परिवार में, तो वो लड़ाई-झगड़े का कारण बन सकता है। तो उसमें आपको बचना पड़ेगा। यहाँ पर पिता के साथ भी आपके कहीं न कहीं कुछ वाद-विवाद हो सकते हैं। इससे आपको बचना पड़ेगा। घर में उसमें अशांति आना। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कोई लेना चाह रहे हैं, लोन पे, रेंट पे देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। रियल एस्टेट ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है। तो कहाँ पे ध्यान देना है? अपने बोलने पे, वाद-विवाद ना हो, लड़ाई-झगड़ा ना हो, उस पे और हेल्थ पे ध्यान देना है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी दिखती हैं। इसी तरीके से बृहस्पति देव वक्री रहेंगे आपके वृषभ राशि में, और वृषभ राशि आपके आती है दसम भाव में। अब दसम भाव में ये रह के, क्योंकि कहीं न कहीं आपके छठे, दूसरे और चौथे भाव को देख रहे हैं, चेष्टा बल है इनको, तो कहीं न कहीं बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छा धन का योग बना रहे हैं। छठा भाव भी उपचय भाव है जो धन के लिए है, दूसरा भाव भी धन का भाव है। और कहीं न कहीं दसम भाव में रह के ये आपके पद को ऊँचा कर सकते हैं समाज में। आपके समाज में जब पद ऊँचा होगा, परिवार में खुशियाँ आएँगी, घर में खुशियाँ आएँगी, धन आएगा, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, क्योंकि चौथा भाव आपकी खुशी का है, मदर का है, और आपके घर के कम्फर्ट्स का है, तो ये बढ़ाएँगे। अगर इसकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर होगी तो बढ़ेगी ये सब चीज़ें। थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम अगर आ भी रही होगी, तो ये बृहस्पति देव की दृष्टि कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ को कंट्रोल कर लेगी, टैकल कर लेगी, आपको उस चीज़ में मदद करेगी। इसी तरीके से शुक्रदेव के बारे में मैंने आपको बात की, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे कुंभ राशि में ही रहेंगे, और ये 28 जनवरी तक कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं, सप्तम भाव में, और वो भी शनिदेव के साथ। तो ये अच्छा प्रभाव देंगे। शनिदेव अब मार्गी हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं मीन राशि की तरफ, वो भी मीन राशि की तरफ बढ़ेंगे, और आगे शुक्रदेव भी 28 जनवरी को अपनी उच्च राशि मीन राशि की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रभाव आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। धन के लिए प्रभाव अच्छे हैं, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छे हैं, डेली लाइफ के लिए अच्छे हैं। बस विवाद कहाँ हो सकता है? घर परिवार में लड़ाई-झगड़ा, मतभेद होना, और उसके साथ किसी को कोई बीमारी है, उस पे खर्चा हो रहा है या कोई इश्यू है, इस तरीके की चीज़ें। राहु केतु की बात रही, तो राहु केतु कहीं न कहीं, राहु देव आपके अष्टम भाव में है, केतु देव दूसरे भाव में है। तो केतु देव जब भी दूसरे भाव में रहते हैं, तो कहीं न कहीं मन-मुटाव जो होता है परिवार में, चाहे वो फिज़िकली सेपरेशन देना, चाहे वो मेंटली सेपरेशन देना, देते ही हैं, क्योंकि वो एक डिटैचमेंट के प्लैनेट है, सेपरेटिव प्लैनेट है, तो वो सेपरेट करते हैं। और ख़ासकर ध्यान रखिएगा, जब केतु देव दूसरे भाव में होते हैं, तो टीथ से रिलेटेड टू प्रॉब्लम, राइट आई से रिलेटेड टू प्रॉब्लम, आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। और ख़ासकर आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जब आप बोल रहे हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, बिल्कुल एकदम शार्प नाइफ की तरीके किसी से कुछ मत कहें, उसकी वजह से विवाद हो सकता है परिवार में। फिर साथ में राहु देव अष्टम भाव में है, तो राहु देव अष्टम भाव में होते हैं, तो इसमें ऑकल साइंस, रिसर्च रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आजकल सभी सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के हों, रिसर्च से हों, ऑकल, सब अष्टम भाव के ही सब्जेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो राहु देव वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और बाकी अगर अष्टम भाव को देखें, तो राहु देव क्योंकि खुद भी ट्रांसफॉर्मेशन के कारक होते हैं, चीज़ों में, ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, और खुद भी अष्टम अष्टम भाव में बैठे, तो ये बात ही कर रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन बदलाव को आपको देखते हुए ही जीवन में आगे बढ़ना है, इसके संकेत दिख रहे हैं। अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर के बारे में बात करते हैं। हेल्थ की बात करें, हेल्थ के लिए मैंने पर्टिकुलरली कहा है, हेल्थ के लिए इस समय थोड़ा-सा क्रिटिकल है, आपको ध्यान देना है। क्योंकि लग्न के स्वामी आपके मकर राशि में 14 जनवरी से जाएँगे, इसलिए हेल्थ को ध्यान देना है। कोई भी हेल्थ इश्यू होता है, आप उसको सीरियसली लीजिए। फिर उसी के साथ-साथ छठे भाव के जो मालिक हैं, वो भले ही अपने मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन आपके जो चौथे और नवम भाव के मालिक हैं, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो माता-पिता की हेल्थ का भी ध्यान देना है। इसी तरीके से अब वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ की बात करें, तो उपचय भाव भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कहीं न कहीं आपका दूसरा भाव भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उपचय भाव हमारी जो डिज़ायर्स हैं, ज़िंदगी में इच्छाएँ हैं, उसके लिए हमें प्रेरित करते हैं कि हम मेहनत करें। तीसरा भाव हमें मेहनत करना सिखाता है कि हम मेहनत करें। छठा भाव हमें कम्पीट करना सिखाता है। ये भी धन का एक भाव है, जहाँ से हमें धन आता है, क्योंकि इसको भी हम प्रोफ़ेशनल हाउस से गिनते हैं जॉब के लिए। और कहीं न कहीं दसम भाव को भी हम प्रोफ़ेशनल हाउस के लिए, तो यहाँ से भी धन का कारक बनता है। ये भी उपचय भाव है, तो ये हमें पद देता है जीवन में। हमें स्टेटस देता है और पोज़ीशन देता है, और साथ में हमारे कर्मों को भी बताता है, और साथ में 11वाँ भाव भी हमारा उपचय भाव है, जहाँ से हमें मंथली सैलरी की बात करते हैं, हमारा सोसाइटी, हमारे आस-पास का सर्कल, तो और हमारी इच्छाएँ,
हमारे एम्बिशंस, तो एम्बिशंस और डिज़ायर्स और इच्छाएँ तभी पूरी होती है जब हम मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस होती है, धन को पाने की, पोज़ीशन को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो सब मदद करते हैं। तो वो सब स्ट्रॉन्ग अगर होते हैं उस घर के मालिक, तो बहुत अच्छा वेल्थ योग बनता है। तो वेल्थ योग यहाँ पे बहुत अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। फिर इसी तरीके से बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप की। मैरिज के लिए ये समय अच्छा है। शनिदेव भले ही सप्तम भाव में है, लेकिन अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा बन रहा है। मतलब ऐसा है कि शनिदेव क्योंकि रिज़ल्ट थोड़ा डिले करके देते हैं, तो वो आपके लिए ग्राउंड बेस तैयार कर रहे हैं। तो ये जो 4 महीने होंगे ना, अगर आपको शादी करनी है, तो आपके लिए बेस तैयार कर रहे हैं, आपको सही पार्टनर मिल सकता है। फिर बाद में जो बृहस्पति देव का भी जो ट्रांज़िट 11वें भाव में हो रहा है, फिर शनिदेव का जो आगे जो ट्रांज़िट हो रहा है, अष्टम भाव में, वो कहीं न कहीं नेक्स्ट ईयर के लिए बताता है कि आपकी शादी के योग बन रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। चाइल्ड बर्थ की भी बात करें तो चाइल्ड बर्थ के भी यहाँ पे योग बन रहे हैं। कहीं न कहीं आप प्रोजेनी के लिए आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपका जो पंचम भाव के मालिक है वो दसम भाव में है। लेकिन क्योंकि अपने से छठे भाव में है, तो इसलिए थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि मई से जब इनका ट्रांज़िट 11वें भाव में हो जाएगा, तो बहुत प्रबल योग है कि आप चाइल्ड बर्थ के लिए भी बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। इसी तरीके से अब बात करते हैं करियर की। करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा है। दसम भाव एक्टिव है, छठा भाव एक्टिव है, सप्तम भाव व्यापार का भी एक्टिव है, पद उन्नति हो सकती है। तो इसलिए आप प्रयास करें, इंटरव्यूज़ दें, व्यापार को बढ़ाएँ, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो